डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग कल के क्लास में साइमन कमीशन को पढ़े थे। साइमन कमीशन से जुड़ी हुई दो तीन घटनाएं हैं। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। तो जो दो तीन घटनाएं हैं वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सिविल डिसओबीडियंस का पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है। यानी वो सब घटनाएं घटी जिसका परिणाम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में हम लोग के सामने आता है। तो साइमन कमीशन की प्रतिक्रिया जो थी वो नेहरू रिपोर्ट के रूप में हम लोग के सामने आती है। अब जहां तक नेहरू रिपोर्ट का प्रश्न है, तो उस समय के जो भारत सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिनका नाम बर्केनहेड था, उन्होंने भारतीयों को एक चुनौती दी। और चुनौती किस बात की दी? तो संविधान निर्माण की। ठीक है। तो साइमन कमीशन, जैसा कि कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एक एस्टुएचुरी कमीशन था ब्रिटेन का, जिसमें कोई भी भारत के लोग नहीं थे, और भारतीय समस्याओं के लिए उसको भारत भेजा गया था। तो भारत के सभी लगभग दल के नेताओं का ये विचार था कि चूंकि ये भारत की समस्या से संबंधित तथ्यों की जांच करने के लिए आई है, तो ऐसी परिस्थिति में इसमें भारत के लोगों को भी एज ए मेंबर, सदस्य के रूप में रहना चाहिए था। अंग्रेजों ने नहीं रख करके गलत किया है। तो इसलिए साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला हुआ, और बहिष्कार कैसे कैसे हुआ ये कल के क्लास में हम लोगों ने अच्छे ढंग से देखा था। अब जब बहिष्कार हुआ तो इस बहिष्कार का प्रभाव ब्रिटिश शासन पर भी पड़ा, और ब्रिटिश शासन खींच गई भारतीय नेताओं से। और ऐसे में जो उस समय के भारत सचिव थे, भारत सचिव का अर्थ समझते ही हैं कि पूरे भारत के प्रशासन का हेड होता है, उसी के निर्देश पर भारत में शासन चलता है। तो बर्केनहेड ने चुनौती दी कि आप लोग जो ये डिमांड कर रहे हैं कि साइमन कमीशन में हम लोगों को नहीं रखा गया, जो गलत है, तो हम ये समझते हैं कि भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संविधान बनाने के योग्य हो। अगर आप में योग्यता है तो एक ऐसा संविधान बना करके दिखला दीजिए जो भारत के सभी लोगों को स्वीकार्य हो। ये एक प्रकार से बर्केनहेड ने चुनौती दी। ये चुनौती उसका कितना सच है ये पूरी घटना पढ़ने के बाद आप खुद बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में इस चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार किया। और ऐसी परिस्थिति में पहला 22 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। सर्वदलीय का मतलब समझती हैं, जिसमें सभी दल के लोग शामिल हों,
ठीक है। और इस था तो सर्वदलीय सम्मेलन, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो एमएन अंसारी यानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है। साथ ही साथ इस सम्मेलन में 29 विभिन्न संगठनों ने भाग लिया। ये 22 तारीख का मामला है। वास्तव में मामला बहुत पेचीदा था, क्योंकि विचारों में इतनी डाइवर्सिटी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इतने सारे विचारों के दल थे और लोग थे कि उनमें मतैक बनाना संभव था ही नहीं, बहुत कठिन काम था। और ये अंग्रेज जानते थे, इसलिए चुनौती दी थी। तो सबसे पहले 22 फरवरी को दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ वो इसलिए हुआ कि सभी पक्षों को बुला कर करके उस चुनौती के बारे में बताया जाए कि अगर इस चुनौती का सामना हम लोग नहीं करते हैं तो फिर अंग्रेजों की जीत हो जाएगी, उनकी बात सच हो जाएगी। इसलिए हम लोग को ऐसे मुद्दे पे एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए। तो कांग्रेस के साथ साथ इस सर्वदलीय सम्मेलन में 29 अन्य संगठनों ने, 29 संगठनों में बहुत सारे राजनीतिक दल भी थे और बहुत सारे गैर राजनीतिक संगठन भी थे। यानी भारत में जितने प्रकार के भारतीयों के संगठन थे लगभग सभी को इस सम्मेलन में बुलाया गया। और जब ये लोग चले आए तो यहाँ मुख्य मुद्दों पे बात हो गई कि हम लोग जो संविधान बनाएंगे या भारत को संचालित करने के लिए जो नियम बनाएंगे वो कैसा होगा, किन किन बातों को शामिल किया जाएगा। तो लोगों ने एक रफ आइडिया दिया, एक ऊपरी विचार दिया, और इसके बाद फिर दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। और ये जो दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन होता है ये 17 मार्च 1928 ईस्वी को होता है। और ये कहां होता है? तो ये सर्वदलीय सम्मेलन बंबई में होता है। ठीक है। और इसकी भी अध्यक्षता, इस सर्वदलीय सम्मेलन की भी अध्यक्षता एमएन अंसारी के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसमें फैसला होता है ये कि भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए एक समिति बनाया जाए। अब वो समिति इस पर विचार करे। तो इस सम्मेलन में जो फैसला हुआ क्या कि 9 सदस्यीय, कभी किसी किसी किताब में 10 सदस्य, 8 सदस्य भी लिखता है, 9 सदस्यीय कमिटी बनाने का निर्णय हुआ। और वहीं फैसला हुआ कि कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे। तो उसमें थे एक मोतीलाल नेहरू, दूसरे थे अली इमाम, तीसरे थे शोएब कुरैशी,
चौथे थे MS अन्ने, पांचवें थे MR जयकर, उसके बाद GP प्रधान, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद मंगल सिंह। ये सब को मिला करके एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया किनको? मोतीलाल नेहरू को। तो चूंकि अध्यक्ष थे ये और इनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, इसीलिए इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई? और ये रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया वो दिसंबर अगस्ती में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, लेकिन एक्चुअली में दिसंबर 1928 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होना था, कहाँ? कलकत्ते में। तो दिसंबर 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे स्वीकार किया गया। लेकिन ये कांग्रेस ने स्वीकारा। बाकी अगर देखिएगा तो जैसे मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशंस, BR अम्बेडकर, इन लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया और सबके अपने अपने तर्क थे स्वीकार नहीं करने के। जैसे अगर इसके नेहरू रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस पर ध्यान दें, उसको देखें तो कुछ बातें आपको समझ में आएंगी। जैसे उसका रिकमेंडेशंस था कि अधिराजत्व, डोमिनियन स्टेटस को ही हम स्वीकार करेंगे। तो इस डोमिनियन स्टेटस की बात जब कांग्रेस कर रही है तो इसकी मुखालफत किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने, क्योंकि ये 27 के अधिवेशन में ही कह चुके थे कि अब कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज होना चाहिए। तो इसलिए इनका विरोध था। मुस्लिम लीग ने क्यों विरोध किया? कि जो पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रोविजंस 1909 के अधिनियम से चला रहा था, नेहरू रिपोर्ट में उसको समाप्त करने की बात की गई कि पृथक निर्वाचन प्रणाली नहीं दिया जाएगा बल्कि आरक्षित निर्वाचन प्रणाली दिया जाएगा। तो इसलिए जो है वो मुस्लिम लीग इससे खफा थी। अब हिंदू महासभा क्यों खफा थी? कि अल्पसंख्यकों को विशेष ध्यान क्यों दिया जा रहा है, उससे वो खफा थी। तो जिन दलों ने या जिन लोगों ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, यानी एक्सेप्ट नहीं किया, उन सभी के अपने अपने तर्क थे। जिन्ना ने पूरी तरीके से इसको नकार दिया और जिन्ना के द्वारा इसके विरोध में जिन्ना ने अस्वीकार किया। और इसके विरोध में मार्च 1929 को
14 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया कि कांग्रेस इन 14 पॉइंट्स डिमांड को पूरा करे। तो जिन्ना के इस 14 पॉइंट प्रोग्राम को कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, ये पूरा घटनाक्रम है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन या साइमन कमीशन से पहले घटित हुआ। कहने का अर्थ यह है कि जो भविष्य में पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन होने वाला था, उसके पहले भारत के राजनीतिक गलियारे की तबीयत अच्छी नहीं थी। यानी जो भी लोग थे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए, उनमें एक मतता नहीं बन पाई थी। उसमें अलग अलग विचारधारा के लोग अपनी अलग अलग बातें कह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी, इन विभिन्नताओं के बावजूद भी राष्ट्रीय आंदोलन बड़ी मजबूती के साथ लड़ा गया और आगे चला। वो कैसे? तो उसमें घटना घटती है जिस घटना को हम लोग बोलते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, तो अगला हम लोग का जो टॉपिक होगा वो कौन होगा? कांग्रेस का। ये सब अलग अलग टॉपिक है। एक आपको नेहरू रिपोर्ट पढ़ा दिया, उस पर जितनी चीजें थी। अब दूसरा जो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, इसका भी अपना काफी महत्व है। आपको पता होना चाहिए कि इस अधिवेशन में दो बातें हैं। पहली बात कि अध्यक्ष प्रस्तावित था, यानी इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो बनने वाले थे वे कौन थे, पता है आपको? बोलिए, पढ़े होंगे कभी। बने कौन ये तो आपको पता है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी ये भी नहीं पता है। वेरी गुड, कौन बोला? जवाहरलाल नेहरू। सही बात है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू बनने वाले नहीं थे। प्रस्तावित जो नाम था वो गांधी जी का था। गांधी जी पहली बार 1924 के बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और दूसरी बार ये यहाँ बनने वाले थे। मैंने प्रेशर था कि आप ही बनिए, क्योंकि बहुत क्रिटिकल पोजीशन है देश का, अब आंदोलन चलाना बहुत ही जरूरी है। लेकिन गांधी जी नहीं बन करके अध्यक्ष कौन बने? तो अध्यक्ष बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहर लाल नेहरू। नेहरू आप लिख लीजिएगा अपने। ये इतना आसान नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष बनना इतना इजी नहीं था, क्योंकि उस समय पूरे भारत में 18 प्रांतीय कांग्रेस समितियां बनी हुई थी। 18 प्रांत नहीं थे, ब्रिटिश प्रांत। जिस समय की बात हम लोग पढ़ रहे हैं तो 35 के अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटेन के 11 ही प्रांत थे। लेकिन इस समय जो घटना हम लोग देख रहे हैं 29 में, उस समय कांग्रेस के पास 18 प्रांतीय समितियां थी। यानी कांग्रेस ने प्रांतों को, भारत में प्रांतों को 18 भाग में, देश को एज ए प्रांत 18 भाग में बांट रखा था, और वहां हर प्रांत का अपना अलग अलग समिति थी। इन 18 समितियों में से मात्र 3 समिति, राज्य समिति जो थी, वही जीत पाए थे पंडित नेहरू। बाकी जगह की समितियों ने पंडित नेहरू को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो गांधी ने इंटरवेन किया इस मामले में, हस्तक्षेप किया, और फिर रिक्वेस्ट किया सारे कांग्रेस से प्रांतीय समितियों को
कि आप लोग पंडित नेहरू को ही जो है वो अध्यक्ष चुने। और इस तरीके से गांधी जी के प्रयत्न से 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए। अब गांधी जी से सवाल किया गया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि देश के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व युवाओं को सौंपा जाए। अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं। इस समय गांधी जी की उम्र 60 साल की हो चुकी थी। तो इतने आयु में आकर के, या और भी लोग जो थे, जैसे मोतीलाल नेहरू थे, या वो सब बूढ़े हो चुके थे और इनसे राष्ट्रीय आंदोलन को जो तेजी चाहिए थी वो नहीं मिलती। एक तो ये बात थी। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण थी और इतिहास छुपा लेता है कि जो देश में सांप्रदायिक स्थिति पाई जा रही थी दोनों तरफ से, उसका मुकाबला सिर्फ समाजवाद से ही किया जा सकता था। और उस समय भारत में रूस के तरह समाजवादी विचारधारा नहीं थे। हालांकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1924 में स्टैब्लिश हो चुकी थी एम एन रॉय के द्वारा, लेकिन ऐसा नहीं था कि बोल्शेविक रेवोल्यूशन होने वाला था, और गांधी चाहते भी नहीं थे। गांधी का समाजवाद रूसी समाजवाद नहीं था। गांधी ने समाजवाद का फेबियन मॉडल को एक्सेप्ट किया, जिसमें दोनों वर्गों के बीच संघर्ष नहीं हो बल्कि समझौता हो और समन्वय हो, और उससे समाज में समानता स्थापित किया जाए, न कि युद्ध और लड़ाई झगड़े से। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसी विचारधारा के समर्थक थे। समाजवाद के मार्क्सवादी या बोल्शेविक विचारधारा के समर्थक नहीं थे वो, बल्कि वो फेबियन समाजवाद के समर्थक थे। तो इन कारणों से गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है वो अध्यक्ष बनाए थे और उसमें सफल रहे। एक बात ध्यान रखिए, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन जो चला वो जी हुजूरी के आधार पर नहीं चला। अगर विचार मेल नहीं खाया तो विरोध भी हुआ, लेकिन उस विरोध का अर्थ ये नहीं था कि मूल उद्देश्य स्वतंत्रता की प्राप्ति आंखों से ओझल हो जाए। आपस में वैचारिक मतभेद लोग व्यक्त करते थे। गांधी जी ने बना दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष, तो ऐसा नहीं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके अंधभक्त हो गए। बहुत सारे ऐसे आगे में मौके आएंगे जिसमें आप देखेंगे कि नेहरू ने गांधी के विचारों का विरोध किया। सबसे बड़ा विरोध तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में हुआ। उससे भी बड़ा विरोध त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में हुआ, जिसके वजह से सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ दी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों से सहमत थे। तो ये सब कुछ होता रहा, लेकिन जब बारी अंग्रेजों के विरोध की आती थी तो सारे नेता एक हो जाते थे। हम यहाँ ये सब बात इसलिए बता रहे हैं कि आप ये न समझिए कि राष्ट्रीय आंदोलन बहुत आसानी से चल गया। राष्ट्रीय आंदोलन को एक तरफ अंग्रेजों से लड़ना पड़ रहा था, तो दूसरी तरफ भारत में आपसी जो अंतर्विरोध था, उस अंतर्विरोध से भी राष्ट्रीय आंदोलन को लड़ना पड़ रहा था। और इन दोनों लड़ाइयों को लड़ते हुए अंत में राष्ट्रीय आंदोलन देश को आजाद कराने में सफल रहा। तो अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बन गए, तो इसमें इस लाहौर अधिवेशन में हुआ क्या? तो सिंपल सी बात है कि एक बहुत बड़ा काम हुआ कि पूर्ण स्वराज्य, यानी टोटल, ये देखिए ये पूर्ण शब्द पहले भी बहुत बार स्वराज्य शब्द इस्तेमाल हुआ है। हम जब पढ़ा रहे थे आपको बंगाल विभाजन, तो उस समय भी आपको बताए थे और कहा था कि इसको अंत में देखेंगे कि ये पूर्णता नहीं है। पूर्णता कब आएगा? लाहौर अधिवेशन में। तो अब समय आ गया है, आप उस लेक्चर्स को इस लेक्चर से कांटेक्ट करके देख सकते हैं। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है। और भी बहुत सारे काम हुए। दूसरा काम जो हुआ इसमें कि 31 दिसंबर 1929
जैसे ही 12 का घंटा बजा वैसे ही देश का तिरंगा फहराया गया। तिरंगा फहराया गया। अब देखिए, आपको बोल रहे हैं यहां पर लचक है, जरा महसूस कीजिएगा। और लचक क्या है कि फिर 2 जनवरी 1929 को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई। ये जो 31 को हुआ, खत्म हो गया लाहौर अधिवेशन, ठीक है। अब 2 जनवरी 1929 को कार्यकारिणी की बैठक होती है। कार्यकारिणी की बैठक होती है, और इस बैठक में, ना कि लाहौर अधिवेशन में, यह लचक है, इस बैठक में, ना कि लाहौर अधिवेशन में, यह निर्णय लिया गया कि प्रति वर्ष 26 जनवरी को, सिर्फ अगला आने वाला 26 जनवरी नहीं, बल्कि प्रति वर्ष 26 जनवरी को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। मतलब झंडा फहराया जाएगा और साथ ही साथ सभा की जाएगी। और इसके लिए बाकायदा तौर पे लिटरेचर तैयार किया गया था कि जो झंडा फहराया जाएगा तो एक व्यक्ति एक कागज का टुकड़ा जिसमें लिखा हुआ है कुछ, उसको पढ़ करके लोगों को सुनाएगा। और ये प्रक्रिया जो है वो 30 के बाद पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कब? तो पहला स्वतंत्रता दिवस 31 दिसंबर 1929 को नहीं मनाया गया। याद रखिए, ये पढ़ाई की लचक है आपका। तो उस दिन क्या किया गया 31 दिसंबर को? तो पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में तिरंगा फहराया गया। और 2 जनवरी को यह फैसला लिया गया। ये कांग्रेस के अधिवेशन में फैसला नहीं लिया गया, बल्कि कांग्रेस के कार्यकारिणी परिषद अधिवेशन बड़ा होता है और उसमें 15 लोगों की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दी जाती है जो सालों भर काम करता रहता है। अधिवेशन वर्ष में एक बार होता था, सिर्फ दिसंबर में। किसी अवसर पर विशेष अधिवेशन हुआ है जिसकी चर्चा पूर्व में हम लोग कर चुके हैं। लेकिन कांग्रेस वास्तविक रूप से जो काम करती थी अपने कार्यकारिणी के द्वारा, तो 2 जनवरी को कार्यकारिणी की बैठक होती है और उसमें यह फैसला लिया जाता है क्या कि आने वाले 26 जनवरी हर वर्ष एज ए इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। और जो ये घोषणा पत्र है इसको पढ़ करके जनता को सुनाया जाएगा। साथ ही साथ झंडे का सम्मान किया जाएगा। झंडा कभी जमीन पर झुके नहीं, झंडा हमेशा ऊंचा रहे। तो आगे के इसमें देखिएगा, जैसे सविना वक्त यादव ने बहुत स्थानों पर ऐसा हुआ कि पुलिस लाठी चार्ज हुई और सत्याग्रहियों के हाथ में झंडा था तो लहूलुहान हो गया, जमीन पर गिर भी जाता था तो दूसरा सत्याग्रही उस झंडे को उठा लेते थे। तो ये सारे चीज जो हुआ था फैसला, वो 2 जनवरी 1900 कितना लिखे हैं 1930 हो जाएगा ये, ठीक है। 29 नहीं ना रहेगा, 30 हो जाएगा। तो पहला स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया, सॉरी यहां भी 30 होगा ये, ठीक है। तो पहला जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया वो 26 जनवरी 1930, 31 दिसंबर 1929 नहीं, 31 दिसंबर 1929 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में तिरंगा फहराया गया। ये अंतर समझ गया। अब ये डेट हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि देश इस दिन आजाद नहीं हुआ, यानी 26 जनवरी को। आजाद कब हो गया? तो 15 अगस्त को। तो इस तिथि को जीवित रखने के लिए जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने संविधान को इस दिन लागू कर दिया 26 जनवरी को। इसीलिए आजकल हम लोग 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये, अब इसके बाद आइए मामला गांधी जी पर, कि इसी अधिवेशन में
जिलेबी बंटने का जो बातें हैं ये आप सही बोल रहे हैं, गलत नहीं है। तो उस समय नहीं हुआ था। जिस दिन देश स्वतंत्र हुआ था उस दिन मेन जो सेरेमनी हुआ था वो लाल किला में हुआ था, दिल्ली में, क्योंकि यूनियन जैक का झंडा था और वो प्रतीक था इस बात का कि लाल किले पर जो झंडा फहराया जाएगा उसी का शासन होगा। तो इसीलिए यूनियन जैक का झंडा को उतारा गया और तिरंगा को फहराया गया। तो उस दिन बहुत दूर दूर से लोग, सिर्फ ये नहीं कि दिल्ली के लोग थे, बहुत दूर दूर से लोग ट्रेनों में भर भर करके दिल्ली आए थे। और ट्रेन फ्री नहीं की गई थी, लेकिन फ्री हो गया था। उल्लास और खुशी में सरकार ने भी कुछ नहीं किया, और सरकार के तरफ से भी जिसको जैसे मिला सबने जिलेबी बांटी। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी बांटा गया, जो धनी लोग थे वो लोग भी बांटे, सबको एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। तो ये उसी समय से कल्चर शुरू हुआ है, यानी 15 अगस्त 1947 से। लेकिन इतना बात जान लीजिए कि उस जलेबी को गांधी जी ने नहीं खाया था, क्योंकि वो दिल्ली में थे ही नहीं। ये भी अपने आप में एक विचित्र बात है। दुनिया उल्लास और खुशी मना रही थी और गांधी रो रहे थे। अब वो आखिर में राज खोलेंगे क्यों, अभी इसको पढ़ लीजिए। हाँ, तो ये समझ गए। अब देखिए इस अधिवेशन में, जो लाहौर अधिवेशन हुआ, उस लाहौर अधिवेशन में एक निर्णय लिया गया। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया वो काफी महत्वपूर्ण है। कि अध्यक्ष बन गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इस बात को जानते थे कि आज के समय में कोई जन नेता भारत में है, कोई राजनीतिक महापुरुष कोई है, तो वो गांधी है। इनकी फिलॉसफी सबसे अच्छी है। इसीलिए इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि आगे का आंदोलन, आगे जो स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया है, तो ये तो घोषित करने से थोड़ी अंग्रेज दे देंगे आपको। तो उसकी प्राप्ति के लिए क्या किया जाएगा, तो प्राप्ति के लिए आंदोलन किया जाएगा। तो आगे का आंदोलन और उसकी नीति बनाने का, और उसकी नीति बनाने का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया गांधी जी को। बात समझ में आई। तो एक तरीके से, जिस तरीके से महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को प्रमोट किया, तो इसका जवाब भी जवाहरलाल नेहरू ने दिया कि गांधी जी का भी उन्होंने सम्मान किया। एक्चुअली में वही असल लीडर थे, ये साबित हुआ। और गांधी ने ये साबित किया कि नेहरू भविष्य के नेता है। एक बार और गांधी ने प्रमोट किया है नेहरू को, अगर नहीं करते तो वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। पता है कि नहीं आपको? उस वक्त वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन गांधी जी अड़ गए। अब अड़ क्यों गए वो एक इतिहास में डिस्कशन का मुद्दा है, उसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ये एक सच्चाई है कि इस समय भी उनके बल पर बने थे और प्रधानमंत्री भी वो गांधी के बल पर ही बने, और गांधी का विरोध कोई कर नहीं पाता था। तो ये बात समझ में आ गई। तो गांधी को जब जवाबदेही मिल गई कि आप कीजिए, तो गांधी जी ने क्या किया। तो गांधी जी जो काम कर रहे हैं वो देखिए कि 17 फरवरी 1900
30 को, ठीक तो है, हाँ, हरिजन में उन्होंने 11 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत की। ये मांग पत्र उस समय के वायसराय इरविन को नहीं दिया उन्होंने, बल्कि अपना जो समाचार पत्र था हरिजन, उसमें डिमांड किया सरकार से कि 11 डिमांड हमारा फुलफिल कर दीजिए तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। बात समझ में आई? गांधीयन स्ट्रैटेजी में ये शामिल था, गांधी जी के रणनीति में शामिल था कि कोई भी डिमांड कीजिए आप तो उसके पहले सूचित कीजिए कि आपको क्या चाहिए। अगर मान लिया जाएगा तो फिर आंदोलन क्यों कीजिएगा, क्योंकि सामने वाला बोलेगा आपको कि आप बिना बोले हुए आंदोलन करने लगे। बोलते तो हो सकता था कि हम मान लेते आपकी बात को। तो इसीलिए 11 सूत्री मांग पत्र हरिजन में एप्लीकेशन देकर के इरविन से नहीं किया उन्होंने। उसमें बहुत सारी बातें थी, जैसे सेना की व्यय में 50% की कटौती की जाए, इसी प्रकार से जो प्रशासनिक व्यय है उसमें 50% कटौती की जाए, जो भारतीय रुपया है उसका एक्सचेंज रेट 1.4 पेंस किया जाए, इसी प्रकार से जो जेलों में बंद हैं उनको रिहा किया जाए, राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। इसी प्रकार से सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा था उनका इन 11 सूत्री में, जिसको लेकर के आगे उन्होंने आंदोलन चलाया, वो था कि नमक पर कर नहीं लगाया जाए। और गांधी ने बहुत सोच समझ करके नमक का मुद्दा उठाया था, क्योंकि इसके अतिरिक्त अगर और भी कोई मुद्दा उठाते तो वो मुद्दा सभी से संबंधित नहीं होता। और नमक एक ऐसा मुद्दा था कि चाहे किसी दल के लोग हों, चाहे किसी विचारधारा के हों, या अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, ब्रिटिश सॉल्ट पॉलिसीज को सब कोई गलत मानते थे। क्योंकि नमक आज ना कंपनियां बनाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसको खर्च होता है तो बेचती हैं। पहले नमक प्राकृतिक रूप से मिला करता था, और अंग्रेजों ने 1850 के दशक में ही एक कानून बना दिया था कि नमक आप नहीं बना सकते हैं, जबकि समुद्री तट के किनारे जो है वो नमक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध था। तो क्या, तो हर व्यक्ति को एक निश्चित राशि की नमक खरीदनी पड़ेगी सरकार से, और ये एक ऐसा था कि उससे ब्रिटिश सरकार को बहुत आमदनी थी, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी कि अमीर से लेकर गरीब तक हर विचारधारा का लोग इसका इस्तेमाल करता था। तो इसलिए ये सबों के लिए था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखा, और उस पत्र में उन्होंने बातें बताई कि हमने जो 11 सूत्री मांग आपसे मांगा है, अगर वो नहीं देंगे आप तो हम 12 तारीख से जो है, आने वाले 12 तारीख से हम नमक कानून तोड़ने के लिए पदयात्रा करेंगे। इस पत्र में उन्होंने ये बाज़ाब्ते तौर पे घोषित कर दिया। मांग माना जाना था नहीं, माना भी नहीं गया। अब इसके रिएक्शंस में क्या होता है तो वो देखिए कि साहब, इसको अलग स्लाइड ले लेते हैं ना। दांडी मार्च होता है। क्या होता है? दांडी मार्च। दांडी क्या है? तो दांडी एक गांव है, आप समुद्र तट कह सकते हैं। उसकी स्थिति जो है गांव की है और समुद्र के किनारे का इलाका है। ये अभी अगर देखिएगा तो गुजरात का एक नवसारी जिला है,
वहीं ये स्थित है। और गांधी जी रहते कहाँ थे? गांधी जी का निवास स्थान कहाँ था? तो साबरमती आश्रम। आज भी है ये साबरमती आश्रम। और साबरमती आश्रम है कहाँ? तो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में। ठीक है। यही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए गांधी ने 12 अप्रैल से पहले ही 9 ही अप्रैल से घोषित करने लगे और कहने लगे कि हम अपने कुछ साथियों को जिसको ले सकेंगे, देखिए सेंटेंस पर ध्यान दीजिए, अपने कुछ साथियों को जिसको ले सकेंगे उसको लेकर हम दांडी के लिए यात्रा करेंगे, पद यात्रा करेंगे। उसमें संख्या नहीं बताई गई थी। अब देखिए ये पदयात्रा तो अहमदाबाद से दांडी काफी दूर था, काफी नजदीक तो था नहीं कि सुबह में गए शाम में पहुंच गए। तो इसीलिए उसमें शारीरिक रूप से सक्षम होना काफी जरूरी है। आप सोचिए, अभी भी मैंने आपको बताया कि गांधी की आयु कितनी हो गई थी इस समय, 60 साल की। हम लोग 60 साल में पता नहीं चल पाएंगे कि नहीं। अभी तो 30-40 में जो है वो सबको हालत खराब हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से साबरमती आश्रम में लोग जुटने लगे। लेकिन इस आश्रम में से 12 अप्रैल 1930 को, ठीक है, कितना 78 लोगों के साथ गांधी पद यात्रा। एक बात याद रखिए, ये पूरा पद यात्रा था, इसमें कहीं भी कोई गाड़ी का इस्तेमाल नहीं हुआ। और जगह भी गांधी ने यात्रा की है तो वो कभी बैलगाड़ी से, कभी ट्रेन से, जहां जो मिला उससे वो यात्रा करते थे। जैसे हरिजन यात्रा, हरिजन यात्रा पूरा पैदल यात्रा नहीं था, लेकिन ये जो यात्रा था दांडी यात्रा, ये 100% पैदल यात्रा था। तो निकले और ये 241, कोई किताब लिखता है 240, किसी में 41 है। अगर प्रमाणिकता के आधार पर आप बोलिए कि आप क्या मानेंगे, तो चूंकि एनसीईआरटी और हिंदी माध्यम कार्य निदेशालय 40 ही लिखता है, तो हम बोलेंगे आप भी 40 ही मानिए। हालांकि बहुत बड़ा ये नहीं है। 40 क्या मील, किलोमीटर नहीं। 40 मील की यात्रा करने के बाद वो 5, देखिए गलत ना हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मार्च ना होगा, 12 मार्च। कंफ्यूज हम कर रहे हैं क्या? मार्च ही है। तो 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को वो दांडी पहुंचे। कौन? गांधी। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान देना होगा, गांधी जी पहले वायसराय को खबर कर चुके हैं कि देखिए हम 12 मार्च को निकलने वाले हैं। वायसराय समझ नहीं पा रहा है कि हम क्या करें। वायसराय या ब्रिटिश सत्ता इस बात से अवगत था कि गांधी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। यहां तो इनके साथ अपने बहुत सारे लोग हैं, अफ्रीका में तो कोई नहीं था, वहां तो ये हमको अपने नीतियों से पछाड़ चुके हैं। अगर इनको छेड़छाड़ किया जाएगा
तो यहां भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर छोड़ दिया जाए तो भी कुछ हो सकता है। तो इस ऊहापोह में इनको टच नहीं किया गया, और गांधी जी को ये नहीं कह सकता था कि वो चुपके से जाकर के नमक बना लिए। बजाते तौर पे 25 दिन तक चले, 25 डेज लगा ना भाई, 240 किलोमीटर चले, कितने थाना से गुजरे होंगे। ऐसा नहीं कि हवाई जहाज से भाग गए, पैदल चले, रात में स्थान स्थान पे स्कूल में रुका करते थे, खाना बनता था। और सबसे बड़ी बात है कि 5 अप्रैल को जो पहुंचे तो उसी समय हड़बड़ी में नमक बना के भाग नहीं गए, रात भर आराम से सोए कि अभी भी पकड़ लो हमें। और उसके बाद सुबह जो उनकी दिनचर्या थी, अपना आराम से पूजा पाठ कर करके बाहर निकले, और 6 अप्रैल को कब 6 अप्रैल को क्या किया, एक मुट्ठी नमक बनाया बस। और इस तरीके से नमक सत्याग्रह शुरू हो गया, क्योंकि नमक बनाने का परमिशन पब्लिक को नहीं थी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उन्होंने डिसओबीडियंस किया, अवज्ञा किया, यानी कानून को नहीं माना। हम कानून का विरोध करते हैं, यह प्रमाणित कर दिया। अब इसका रिएक्शंस हुआ। रिएक्शंस क्या हुआ साहब, कि मद्रास में त्रिचनापल्ली से बादरायन या बदोखियम तक राजगोपालाचारी ने यात्रा की। ठीक है ना। एक यात्रा हो रही है साबरमती आश्रम से दांडी के लिए, तो सिर्फ एक ही यात्रा नहीं हुई, इसका अनुसरण देश के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारी यात्राएं निकली। तो एक यात्रा जो है, राजगोपालाचारी ने, जो मद्रास में कांग्रेस के लीडर थे, उन्हें त्रिचापल्ली से बदरायन या बदोखियम की यात्रा की। उसके बाद असम में हम आते हैं, तो यहां सिलहट असम में है, तो सिलहट से सत्याग्रहियों ने नोआखली, जो अभी बांग्लादेश में है, यहां यात्रा की। इसी प्रकार से केरल में भी यात्रा आयोजित किया गया, मध्य प्रदेश में भी यात्रा आयोजित किया गया, जहां जहां था सभी जगह पर। और ये असहयोग आंदोलन से भी ज्यादा व्यापक आंदोलन था। सबसे बड़ी बात है कि अगर कार्यक्रम को हम लोग देखें, तो जो असहयोग आंदोलन में कार्यक्रम था, वो सब के सब इसमें था। ये भी एक प्रकार का असहयोग आंदोलन ही था। लेकिन, और इसलिए किताबों में समय समय पे असहयोग आंदोलन को लिख दिया जाता है, पढ़ेंगे आप तो कहीं पर इस आंदोलन को असहयोग आंदोलन अगर लिखा हुआ मिले आपको, तो आप ये मत मानिए कि मिसप्रिंटिंग थी। वो पहला असहयोग आंदोलन 20-22 में चला, और दूसरा असहयोग आंदोलन 30-33 में चला। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो वो दोनों में एक डिफरेंस था, वो तो हम पढ़ा ही चुके हैं, तो उसको लिखना है पर समय की बर्बादी होगी। उससे एक मामले में ये अलग था। क्या चीज? पहला ये कि करबंदी आंदोलन चलाया गया था, जो वहां घोषणा नहीं हुई थी कि अब लोग टैक्स, लैंड टैक्स नहीं देंगे। वहां था कि
लैंड टैक्स आप दीजिए। क्यों? क्योंकि डर था गांधी को कि वर्ग संघर्ष पैदा हो जाएगा, लेकिन अब उनको समझ में आ गया कि वर्ग संघर्ष नहीं होगा। जो जमींदार वर्ग है वो भी हम लोग का साथ दे रहा है, और जो जमींदार को नहीं दे रहा है वो अगर कर बंदी आंदोलन नहीं भी चलाएंगे तो भी नहीं देगा वो। तो इसलिए जन सामान्य का समर्थन लेने के लिए अब इस आंदोलन में करबंदी आंदोलन चलाया गया। दूसरा जो उससे डिफर करता है इसको, वो ये कि महिलाओं ने व्यापक पैमाने पे भाग लिया। हमने स्वदेशी आंदोलन पढ़ाने के क्रम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आधार पर एक बात बताई थी, फिर उसको दोहरा दे रहे हैं कि हमने कहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने सबसे पहले किस आंदोलन में भाग लिया, तो वो 1905 का स्वदेशी आंदोलन होगा। लेकिन वहीं पर अगर व्यापक शब्द लगाया जाए, विरहत शब्द, कि बड़े पैमाने पे महिलाओं ने किस आंदोलन में भाग लिया सबसे पहले, तो वो था स्वदेशी आंदोलन। और जो एरिया था जहां वो ज्यादा सक्रिय रही, वो कपड़ा के दुकानों पर और शराब के दुकानों पर। यहाँ महिलाओं का प्रदर्शन होता था और ये दुकानें बंद करवा दी जाती थी, और ये आंदोलन काफी सफल रहा। बात समझ में आ रही? अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को विभिन्न घटनाक्रमों के हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा। हर जगह पर इसके अलग अलग रूप दिखाई पड़ते हैं, तो जब तक उसको हम लोग नहीं देखेंगे तब तक सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ना ना पढ़ना दोनों बराबर हो जाता है। तो उससे इसको मिटाएं, रुक जाए। क्या है, आज मूड ऑफ है आप? नहीं, कुछ तो बात है। जमाना ठीक नहीं, इसलिए ज्यादा नहीं पूछ पाते हैं, वरना मेरे क्लास में कोई भी रहता है तो वो पूरा टेंटेटिव होना चाहिए क्लास के प्रति। फिर सो गए जाकर के, और नहीं सोए। हो गया साहब। तो हमने अभी आपको कहा आप जल्दी उठ गए, तो आप कितने बजे उठे बताइए? तो 4 बजे तो हम भी उठे, और 4 बजे उठने के बाद हम क्या करते हैं पता है आपको? 4 बजे उठना आपको बता दे रहे ताकि आप इंस्पायर्ड होइए हमसे। नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद मोटरसाइकिल निकालते हैं और एकदम एम्स चले जाते हैं अंधेरे में। एम्स कहाँ समझते हैं? जो बोध गया के तरफ है, वहां काहे जाते हैं पता है आपको? दूध लाने जाते हैं। फिर वहां से आते हैं घर, अभी मोटरसाइकिल आते हैं लगाते हैं, फिर मैदान जाते हैं। ठीक है, मैदान में जो करना होता है करते हैं, आप लोग जो करते हैं वो नहीं करते हैं। ठीक है, वापस घर चले आते हैं। इस बीच सोते नहीं है, और फिर नहा हुआ के आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो काम तो हम ही कर रहे हैं भाई, तो हम में तो आपकी नींद हावी नहीं है। चलिए, रिक्वेस्ट है कि नींद को नहीं पीते हैं रात में, अभी चाय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जवाब मिल गया आपको। आप नहीं जीत पाइएगा हमसे। आपको एक चीज सुनाते हैं कि 2 लड़के थे, 2 बच्चे थे, नटखट होते ही है। तो एक साधु रहता था पहाड़ पर, सुनाए थे? चलिए ठीक है। तो हम लोग जैसा कहा कि घटनाक्रम के आधार पर चीजों को देखें तो ज्यादा बात समझ में आएगी। उसमें सबसे पहले उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र,
नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, अभी अगर आप इसकी बात करेंगे कि कहाँ है सर, तो स्वात घाटी का नाम सुने होंगे, बलूचिस्तान का नाम सुने होंगे, ये सब पठानों का एरिया है। और ये पठान अफगानिस्तान वाले पठान से अलग है, ये पठान पाकिस्तान वाले पठान से अलग है। और उस समय जो लीडरशिप यहां उभर करके सामने आया था, उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये खान अब्दुल गफ्फार खान पूरे गांधीवादी थे। जो विचार महात्मा गांधी का था, हूबहू उनका भी विचार वही था, बल्कि कहिए कि भारत में महात्मा गांधी का सबसे बड़ा फॉलोवर्स कोई था, अक्षरशः उनकी नीतियों का पालन करने वाला, तो वो व्यक्ति यही था। इसी कारण से इसे सीमांत गांधी कहा जाता है। क्या? सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी। ठीक है, इन्होंने गांधीवादी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में एक आंदोलन चलाया, यानी जो सविनय व अज्ञा आंदोलन पूरे भारत में जाना जा रहा था, वो उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में वो लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता था। लाल कुर्ती आंदोलन ऐसा इसलिए कि गफ्फार खां के जो अनुयायी थे, फॉलोवर्स थे, वो रेड शर्ट पहनते थे और गांधीयन थॉट्स को मानते हुए जो है जो प्रदर्शन करते थे, तो लाल शर्ट पहन कर करके। और जब पुलिस मारती थी तो पुलिस पर कोई भी प्रतिक्रिया स्वरूप वो हमला नहीं करते थे और पूरे खून से लहूलुहान हो जाते थे, लेकिन वो एक हाथ भी नहीं उठाते थे, जो कि पठानी विचारधारा के खिलाफ है। तो ये बड़ा विचित्र सी चीज थी। इसी पर मोहम्मद अली जिन्ना ने गफ्फार खां के बारे में कहा था कि ये मुसलमानों को हिजड़ा करने वाला पठान है, नपुंसक करने वाला पठान है। इन्होंने पश्तो भाषा में पश्तो नामक ही एक समाचार पत्र निकाला और गांधीयन विचारधारा को जो है वो प्रमोट किया। एक जगह है पेशावर, ठीक है, जो इसकी राजधानी है। तो पेशावर की एक बहुत बड़ी घटना है कि यहां अंग्रेजों ने गढ़वाल रेजिमेंट, जो कुमायूं गढ़वाल है, तो वहां के जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग काफी बहादुर होते हैं, तो अंग्रेजों ने जितनी बहादुर जातियां थी ना, उसकी अलग अलग फौज बना रखी थी। तो उसी तरीके से एक रेजिमेंट जो था, गढ़वाली रेजिमेंट था, जो चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली इसका हेड था, उस रेजिमेंट का जो पेशावर में नियुक्त थी। तो जब इन लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू किया तो बहुत बड़ा प्रदर्शन था। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने चंद्र सिंह गढ़वाली को कहा कि तुम गोली चला दो। जैसे जलियांवाला बाग हुआ था, वैसे ही यहां भी योजना थी, पेशावर में भी, लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से इनकार कर दिया और उसका एक भी सिपाही स्वतंत्रता सेनानियों पर या सत्याग्रहियों पर गोलियां नहीं चलाई, जिसका परिणाम ये निकला कि चंद्र सिंह गढ़वाली का कोर्ट मार्शल किया गया, नौकरी से निकाल दिया गया, फांसी दे दी। तो ये पूरी घटना घटी उत्तर पश्चिम में। सबसे बड़ी बात यह है कि गांधीयन फिलॉसफी के समर्थक होने के बावजूद भी, इतना दुख सहने के बावजूद भी, जब भारत विभाजन की बारी आई तो इनको अनदेखा किया गया।
ये चिल्लाते रहे वहां से कि हम अंग्रेजों से लड़ाई देश के विभाजन के लिए नहीं लड़े थे, इसीलिए भारत को विभाजित नहीं किया जाए। न इनकी आवाज पाकिस्तान बनाने वाले लोगों ने सुनी और न इनकी आवाज हिंदुस्तान के नेताओं ने सुनी। तो इस कारण अंतिम समयों में सीमांत गांधी निखात अल गफ्फार खां ने एक अलग पख्तूनिस्तान, जैसे पाकिस्तान का डिमांड जिस तरह से चौधरी रहमत अली ने किया था, उसी ढंग से अंतिम समयों में पख्तूनिस्तान की डिमांड किसने कर दी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। तो ये डिमांड उन्होंने पाकिस्तान से किया, या कहिए कि कहा गया कि भाई जब डिवीजन हो ही रहा है तो पाकिस्तान भी बन रहा है तो पख्तूनिस्तान भी बनना चाहिए। लेकिन ये बात नहीं पाकिस्तान के नेताओं ने सुनी और न ही भारतीय नेताओं ने सुनी। और ये एक ऐसा रोग है कि आज भी पाकिस्तान इस पख्तूनिस्तान मूवमेंट से काफी जो है वो डरा सहमा रहता है और हाईली डिस्टर्ब एरिया स्वात घाटी मानी जाती है। क्लियर? अब देखिए दूसरा जो एरिया है वो है महाराष्ट्र। कहाँ है? महाराष्ट्र में एक जगह है धरासना, नाम सुने होंगे। यहां नमक फैक्ट्री थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ठीक है? और गांधी जी ने, सबसे बड़ी नमक फैक्ट्री थी पूरे हिंदुस्तान की। गांधी जी ने घोषणा किया था कि हम यहां सत्याग्रह करेंगे। फौरन इसी घोषणा के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है? तब जानते हैं कौन? यहां एनी बेसेंट, और एक व्यक्ति थे जो साउथ अफ्रीका से ही गांधी जी के दोस्त थे और साथ रहते थे, और वर्तमान समय में जो है वो अहमदाबाद में साबरमती आश्रम में साथ रहा करते थे। पूरा लाइफ ही दे दिया महात्मा गांधी जी को। वो थे इमाम साहब और काफी कैपिटलिस्ट थे। और गांधी जी के 5 बेटे थे, उसमें से उनमें से एक बेटा जो था मनीलाल, वो भी उनमें से एक बेटा भी इस सत्याग्रह में शामिल था। और साथ में 2000 सत्याग्रही थे। कितना? और जब इसकी सूचना मिली तो पूरे धरासना के कारखानों की बैरिकेडिंग कर दी गई। जो तार होता है लोहे का, उससे पूरा घेर दिया गया कि कारखाने के अंदर कोई नहीं पहुंच पाए। और पुलिस डिप्यूट कर दी गई। पुलिस का जो डिप्यूटेशन था उसमें जो उसको लकड़ी का डंडा दिया गया था, जो बेच दिया गया था, उसका सिरा में लोहा लगा हुआ था। ये स्पेशल लोहा उसमें लगाया गया था। और जब सत्याग्रही पहुंचते थे तो बेरहमी से पुलिस लाठी चार्ज होती थी। और जब लहू जत्था बना लिया था, सभी एक बार नहीं जाते थे, बल्कि सत्याग्रह का सही आदर्श रूप आपको देखना है तो धरासना में देखिए। तो 10 लोग 20 लोग गए, पुलिस की मार खाई, वंदे मातरम बोलते रहे, और जब जमीन पर गिर जाते थे तो दूसरा जत्था उनके तिरंगे को पकड़ लेता था और फिर वो भी इसी ढंग से जो है वो पुलिस का लाठीचार्ज से घायल होकर के गिरता था। इसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू ने थी।
सरोजिनी नायडू। होता है, घबराइए नहीं, इतना नाम रहता है ना कि वो उसमें घुस जाता है, वो उसमें घुस जाता है। सरोजिनी नायडू भी थी। तो अगर आप लोग को कुछ गलत तो बोल दिया कीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। तो इनको भी डंडा खाना पड़ा, ये भी लहूलुहान हुई। और एक अमेरिकी पत्रकार था जिसका नाम था वेब मिलर। अमेरिकी पत्रकार था जिसका नाम था वेब मिलर। ठीक है, इसने कहा कि हम अपने जीवन में 26 वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं और बहुत सारे जघन से जघन जगहों पे गए, आंदोलन को कवरेज किया, देखा, लेकिन धरासना कांड की तरह नहीं देखा। इससे मेरी रूह कांप जाती है। इसी से आप धरासना घटना का आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना विभत्स था। और आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि गांधीयन टीचिंग जो होती थी साबरमती में, वो कितना लोगों को प्रभावित करती थी कि गांधी रहे या न रहे, सत्याग्रह और अहिंसा का, उनकी नीति का अक्षर सा पालन उनके नहीं रहने पर भी लोग करते थे। एक बात ये भी हम कह सकते हैं कि गांधी ने अब भारत को सत्याग्रह और अहिंसा की नीति में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित कर दिया था। असहयोग आंदोलन में इनके लोग, कांग्रेसी लोग, पूर्ण प्रशिक्षित नहीं हो पाए थे, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में हम देखते हैं कि कांग्रेसी लोग पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो चुके थे। इसके बाद एक और धरासना के अलावा एक और जगह है बडाला। यहां तो ये लोग कामयाब नहीं हुए। बडाला एक दूसरा नमक फैक्ट्री था, तो यहां सत्याग्रहियों ने पूरी फैक्ट्री को लूट लिया। महाराष्ट्र में धरासना में तो वो हारे, लेकिन बडाला में वो जीत गए। ठीक है, मिटाऊं? एक और बताना चाहते हैं हम कि जहां जहां नमक था, माने समुद्री किनारा था, वहां वहां तो नमक बनाया गया, आंदोलन तोड़ा गया। लेकिन भारत का सभी क्षेत्र तो समुद्री एरिया नहीं था, जैसे बिहार का, उत्तर प्रदेश का, ये सब का। तो यहां क्या हुआ? यहां सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किस तरीके से चला? सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र था बिहार था। इसमें 105 थानों में आग लगा दी गई थी बिहार में। और यहां जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट दिखाई पड़ता है वो नमक सत्याग्रह के नहीं, के रूप में नहीं। नमक बने यहां भी, जैसे बहुत सारे जगहों पे नोनसारी मिट्टी मिलती है। नोनसारी मिट्टी समझते हैं आप लोग? अगर गांव देहात से संबंध होंगे तो आज भी देखते होंगे, हम तो देखा है, पता नहीं आप लोग देखा कि बहुत सारी औरतें कपड़ा लाई और मिट्टी में पूरा लगड़ दी कपड़ा को, और मिट्टिये से ऐसे से लगड़ रही कपड़ा को, और फिर लाठा कुड़ी या बोरिंग चल रहा है उसमें धो लिया, साफ हो गया। तो हमको देख के बड़ा विचित्र, हम बहुत गौर से देख रहे थे। तो बोली, का देखा हूँ बाबू? हम आदमी कपड़ा धोने ना आता है, तुम तो गंदा करने आई हो। ये मिट्टी में लपेट करके कपड़ा साफ होता है? लेकिन ना बाबू, नोनसारी मिट्टी है, तो साबुन से भी ज्यादा काम करे। तो तू रहा, जब सूख जाती तब देखिए तू। तो हम बैठे बजाता साहब, बहुत कड़क धूप थी, आधा घंटा में सूख गया। तो वास्तव में हमने देखा कि हाँ, कपड़ा साफ हुआ। ये आपको दृष्टांत हम इसलिए सुना रहे हैं कि जब हम किताब पढ़ते हैं कि बिहार में नूनसारी मिट्टी से नमक बनाया गया, तो हमको लगा कि नहीं, बात सही। तो कैसे? तो बड़े बड़े कड़ाह रखे जाते थे, उसमें नीचे आग लगाई जाती थी और नूनसारी मिट्टी को रख दिया जाता था, उसमें पानी डाल दिया जाता था। जब बॉयल होता था वो, तो नमक की परतें ऊपर में बन जाती थी, लोग उसका इस्तेमाल करते थे। तो ये तो अल्प मात्रा में हुआ। असल जो बिहार में आंदोलन चला, ये पूर्वोत्तर भारत में
वो चौकीदार कर बंदी आंदोलन, ये स्पेशल पूछता है। बात समझ में आई? चौकीदार करबंदी आंदोलन क्यों चला बिहार में? तो यहां के जो सिस्टम था वो अन्य जगहों से अलग था। ये अस्थाई बंदोबस्त वाला इलाका था। तो अस्थाई बंदोबस्त का जो इलाका था उसमें जमींदार भूमि के मालिक थे। तो ऐसी परिस्थिति में जमींदारों को पुलिस का अधिकार भी मिला हुआ था, तभी वो पूरे स्थापित हो चुके थे। तो पुलिस का ये सबसे निम्नतर कर्मचारी था जो गांव में रहता था, चौकीदार। तो इसको रखा गया था इसलिए कि ये रखवाली करेगा गांव का। पहले बिहार में सेंधमारी बहुत होती थी। सेंधमारी समझ रहे हैं? घर बंद है और पिछवाड़े से पीछे से जिधर से कोई नहीं आता है और मिट्टी के घर रहते थे, तो उसको कोड़ करके जो है घर में घुस गए और सामान लेके चले गए, घर वालों को पता भी नहीं। तो इसके लिए जो है चौकीदार बहाल होता था कि, और अब तो हम नहीं देखते, लेकिन हम अपने बचपन में देखते थे कि गांव में जो है वो रात में सोया हुआ आदमी, एक आदमी ठक ठक करते चल रहा है, जागते रहो की आवाज लगाते हुए। तो अभी भी होता है। हाँ, तो पहले हम जब छोटे थे तो ये डेली का रूटीन था, मैं लोग हैबिचुएट हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी चोरी होती थी। ताजुब की बात यह है, तो हम ये सब बात इसलिए बता रहे हैं कि ये हाथी का दांत था। वास्तव में ये जो चौकीदार था वो जमींदारों का गुप्तचर था, स्पाई का काम करता था कि जितनी गतिविधि हो रही है गांव का वो सब जाकर के जमींदार को बताना, उसको किसके यहाँ कितना फसल हुआ है, कितना पैसा कमाया कोई, किसकी किससे शादी हो रही, किसके यहाँ क्या बना, एक एक रिपोर्ट जो था वो जमींदार के पास रहता था, तभी वो टैक्स की वसूली करता था। तो बदले में भाई सैलरी आप दीजिए नहीं। जिस गांव का क्या लिखे चौकीदार होता था, उस गांव वाले लोगों से वो सैलरी लेता था। यानी गांव वाले लोगों का दुश्मन भी है वो, पैसा भी गांव वाला लोग को दे, गांव वाला उससे तंग भी हो। तो एक लंबी प्रक्रिया 1793 से चली आ रही थी, इसलिए अच्छा मौका मिला और चौकीदारी कर बंद कर दिया गया। तो इस तरीके से इसके बाद का जो घटनाक्रम है वो बहुत छोटा छोटा है, तो उसको आज के क्लास में नहीं, हम लोग मंडे को जब मिलेंगे तो उस क्लास में इसके बाद की घटनाओं को पढ़ेंगे। यहाँ आपको हमने ये अगर देखा जाए तो 1933 तक चलता है। 33 तक आते आते सविनय अवज्ञा आंदोलन काफी कमजोर हो जाता है, तो गांधी जी उसके कारण इसको वापस ले लेते हैं। उस समय भी वो उनकी बहुत आलोचना होती है, लेकिन उसका जवाब यही कि गांधीयन सत्याग्रह का जो नीति थी वो संघर्ष विराम संघर्ष की थी। वो संघर्ष करते थे, फिर रेस्ट लेते थे और फिर संघर्ष के लिए लोगों को तैयार करते थे। तो इस तरीके से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट समाप्त होता है और गांधी जी हरिजन यात्रा में फिर निकल जाते हैं। यानी हरिजनों के गांव में उनके साथ जाके रहना, खाना खाना, हिंदुओं के बीच समन्वय स्थापित करना, और ये काफ़ी काम आया आगे के आंदोलनों में। तो हम समझते हैं कि जो टॉपिक आज हम लोगों ने चुना था वो आप समझने में सफल रहे। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।